नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान पाठ 11 मानव शरीर और अंग संस्थान इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके आप लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यह पाठ 11 मानव शरीर और अंग संस्थान, इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? मेरा जोड़ीदार खोजो। यहाँ पे अ समूह दिया गया है, ब समूह दिया गया है, यहाँ पे जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आएगा पहला हृदय के स्पंदन 72 प्रति मिनट, दूसरा आरबीसी 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीलीटर, तीसरा डब्ल्यूबीसी 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर, चौथा रक्तदान 350 मिलीलीटर, पांचवा निरोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, छठवां ऑक्सीजन युक्त रक्त का पीएच मान 7.4। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। यहाँ पे अंग संस्थान है, अंग है और कार्य है, मतलब श्वसन संस्थान के अंग का नाम और उस अंग के कार्य का नाम लिखना है, और उसी तरीके से रक्त परिसंचरण संस्थान के अंग का नाम और कार्य का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन संस्थान के अंग के नाम में देखते हैं। कौन सा अंग है? नाक। अंतः श्वसन तथा बहिर्श्वसन स्थान के लिए उपयोगी। जब नाक से सांस ली जाती है तब हवा छानी जाती है, तत्पश्चात छानने की क्रिया के समय हवा थोड़ी गर्म हो जाती है। दूसरा क्या है? ग्रसनी। भोजन तथा हवा के लिए सामान्य मार्ग श्वसन नलिका तथा ग्रास नाल का आरंभ। तीसरा है श्वसन नलिका। फेफड़े में हवा ले जाती है, आगे दो श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। चौथा है फेफड़ा। श्वसन के समय गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। वायु कूपिका। ऑक्सीजन अंदर लेकर तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर वास्तविक गैसीय आदान प्रदान करना। श्वास पटल और मध्य पटल। श्वास पटल संकुचन तथा शिथिलन के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को संभव बनाता है। अब हम रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में देखेंगे। इसमें अंग क्या है? हृदय है। मांसपेशी पंप जो कि संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। दूसरा है धमनी। हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक रक्त का वहन करती है। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियां प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है। तीसरा है शिरा। शरीर के अन्य अंगों से हृदय की ओर रक्त का वहन करती हैं। फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर अन्य सभी शिराएं शरीर की प्रत्येक कोशिका से अनॉक्सीकृत रक्त को हृदय में पहुंचाती है। चौथा है केशवाहिनी केशिका। प्रत्येक महत्वपूर्ण अत्यावश्यक अंगों में केशवाहिनियां का संजाल होता है। ऑक्सीजन, पोषक द्रव्य, हार्मोन संप्रेरक, जीवन सत्व इत्यादि का आदान प्रदान केशवाहिनियों की भित्ति में से होता है। इस प्रकार के उपयोगी पदार्थ केशिकाओं की ओर भेजे जाते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकाला जाता है। पांचवा है रक्त कणिका या रक्त कोशिका। रक्त कणिका रक्त कोशिका के प्रकार पर विभिन्न कार्य निर्भर होते हैं। जैसे पहला है लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के सैनिक या प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं तथा विभिन्न रोगों के रोग जंतुओं से लड़ते हैं। और तीसरा है रक्त पट्टिका। रक्त के जमने अथवा स्कंदन की क्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करती है। और छठवां है रक्त द्रव। रक्त द्रव में स्थित अनेक प्रोटीन अनेक विशिष्ट कार्यों में भाग लेते हैं। रक्त द्रव रक्त को तरलता भी प्रदान करता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियां बनाओ। उसमें से पहला है श्वसन संस्थान। ये देखो, ये श्वसन संस्थान का चित्र है। इसमें से आपको सभी नाम याद करने हैं। दूसरे में क्या दिया गया? हृदय की आंतरिक संरचना, मतलब हृदय किस तरीके से बना हुआ है। इसी तरीके से आपको सारे नाम याद करने हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? सकारण स्पष्ट करो। उसमें से पहला प्रश्न है मनुष्य में रक्त लाल रंग का होता है। इसके उत्तर में आएगा हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त जटिल प्रोटीन है। यह लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है, इसलिए मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। अब अगला करते हैं।
दूसरे में क्या दिया गया है, श्वास पटल मध्य पटल के ऊपर नीचे होने की क्रिया एक के बाद एक होती रहती है। इसके उत्तर में आएगा श्वास पटल अथवा मध्य पटल के संकुचन तथा शिथिलन के कारण ही सांस लेना संभव हो पाता है। पसलियों की मांसपेशियां भी सांस लेने में सहायता करती हैं। जब पसलियां ऊपर उठती है तब ठीक इसी समय श्वास पटल नीचे हो जाता है। ये दोनों क्रियाएं एक साथ होने से फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है। इससे निःश्वासन के समय बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़ों में आ जाती है। इसके ठीक विपरीत जब पसलियां अपने मूल अवस्था में लौट आती हैं तथा श्वास पटल पुनः ऊपर उठता है तब फेफड़ों पर दाब पड़ता है। इसे उच्छ्वास के रूप में शरीर से नाक के द्वारा हवा बाहर ढकेली जाती है। यह सभी प्रक्रियाएं श्वास पटल अथवा मध्य पटल के ऊपर नीचे होने की क्रिया के कारण ही संभव हो पाती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान संबोधित किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा किसी भी कृत्रिम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रक्त का उत्पादन नहीं किया जा सकता। एक स्वस्थ निरोगी रक्तदाता के रक्तदान के द्वारा ही रक्त प्राप्त किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता होती है। किसी भी रोगी अथवा जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को उचित समय पर रक्त आदान करने से उस रोगी अथवा पीड़ित व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे रक्तदान से किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है, अतः ओ रक्त समूह वाला रक्त ग्राहक के शरीर में रक्त जमने अथवा स्कंदन की अभिक्रिया उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं। इसलिए ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता कहते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, भोजन में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। इसके उत्तर में आएगा आहार में अधिक नमक होने का अर्थ है आहार में अत्यधिक सोडियम आयनों का उपस्थित होना। आहार में उपस्थित इन अतिरिक्त सोडियम आयनों के कारण रक्तदाब बढ़ सकता है। रक्त में बढ़े हुए रक्तदाब की इसी अवस्था को ही उच्च रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब की बढ़ी हुई यह अवस्था कुछ परिस्थितियों में भयंकर तथा प्राणघातक भी हो सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने नियमित भोजन में नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है रक्त परिसंचरण संस्थान का श्वसन, पाचन और उत्सर्जन के साथ का संबंध कार्य के आधार पर लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान तथा उत्सर्जन संस्थान सतत एक दूसरे के समन्वय से कार्य करते हैं। दूसरा, पाचन क्रिया के अंत में पाचन संस्थान जटिल भोजन के अणुओं को तोड़कर साधारण घुलनशील पोषक तत्वों में बदल देता है। तीसरा, आंतों के रसांकुरों में स्थित परिसंचारी रक्त द्वारा इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। चौथा, रक्त अपने परिसंचरण के समय इन पोषक तत्वों का वहन प्रत्येक कोशिका तक करते हैं। पांचवा, श्वसन संस्थान हवा की ऑक्सीजन को रक्त में अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। छठवा, यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित वायु कूपिकाओं में होती है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है तथा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। ठीक इसी समय प्रत्येक कोशिका में उत्पन्न अवांछनीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गैसीय आदान प्रदान द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और सातवां है, अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों तथा विशेषतः ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से मंद गति ऑक्सीकरण होने के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार तीनों संस्थान एक दूसरे के समन्वय से कार्य करके शरीर को जीवित रखते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, मनुष्य के रक्त की संरचना एवं कार्य लिखो। हमको यहाँ पे क्या करना है, संरचना भी बताना है और कार्य भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग संरचना देख लेते हैं और उसके बाद में हम कार्य देखेंगे।
इसके उत्तर में आएगा रक्त की संरचना। मानव के रक्त का रंग लाल होता है। यह एक प्रवाही पदार्थ है। रक्त एक तरल संयोजक है। रक्त द्रव से बना होता है तथा रक्त द्रव में रक्त कणिकाएं निलंबित होती हैं। उसमें से पहला है रक्त द्रव। रक्त द्रव रक्त का तरल भाग है। रक्त द्रव का रंग हल्का पीला होता है। इसकी प्रकृति हल्की क्षारकीय होती है। इसमें लगभग 90% से लेकर के 92% पानी, 6% से 8% प्रथिन तथा 1% से 2% अकार्बनिक लवण तथा अन्य घटक होते हैं। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजेन इत्यादि प्रोटीन होते हैं। इसमें कैल्शियम, सोडियम तथा पोटेशियम जैसे अकार्बनिक आयन भी होते हैं। दूसरा है रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। रक्त कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त पट्टिकाएं। तो पहला है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं छोटी वृत्ताकार केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। रक्त के प्रति घन मिलीलीटर में 50-60 लाख लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल 100 से 127 दिनों का होता है। उसके बाद है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं बड़ी केंद्रक युक्त तथा रंगहीन कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के 5 उप प्रकार हैं: बेसिफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स तथा लिम्फोसाइट्स। रक्त के प्रति घन मिलीलीटर में 5000 से 10,000 श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तीसरा है रक्त पट्टिका, ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त पट्टिकाएं बहुत ही छोटी और तस्तरी के आकार वाली कोशिकाएं हैं। रक्त के 1 घन मिलीलीटर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख रक्त पट्टिकाएं होती। अब हम देखते हैं मानवीय रक्त के कार्य। उसमें से सबसे पहला कार्य क्या है? परिवहन के कार्य है। तो पहला आएगा गैस। फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं तक प्रवाहित किया जाता है। इसी प्रकार ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में लाया जाता है। दूसरा है पोषक तत्व। आहार नाल की भित्ति में से रक्त द्वारा साधारण पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल इत्यादि लिए जाते हैं तथा रक्त द्वारा इन पोषक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। तीसरा है अपशिष्ट पदार्थ। ऊतक यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन नामक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में मुक्त करते हैं तथा रक्त इन पदार्थों का वहन उत्सर्जन के लिए वृक्क में करता है। चौथा है प्रकीर्णक तथा संप्रेरक। रक्त प्रकीर्णकों तथा संप्रेरकों का परिवहन उनके स्राव के स्थान से उनके अभिक्रिया वाले स्थान तक करता है। और दूसरा कार्य क्या है? संरक्षण। रक्त में प्रतिरक्षी निर्मित होते हैं। ये प्रतिरक्षी सूक्ष्म जीवों तथा अन्य हानिकारक कणों से शरीर का संरक्षण करते हैं। तीसरा कार्य क्या है? तापमान नियमन। शरीर का तापमान वाहिनी विस्फारण तथा वाहिका संकीर्णन के कारण 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना रहता है। चौथा, रक्त शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखता है। पांचवा, यदि घाव से रक्त स्राव हो रहा हो तो रक्त स्राव रोकने के लिए रक्त पट्टिका तथा रक्त द्रव का फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का निर्मित करते हैं तथा रक्त स्राव रोककर घाव बंद कर देते हैं। छठवां है रक्त कणिकाओं के कार्य। तो कितने रक्त कणिकाएं थे? 3 रक्त कणिकाएं थे। उसमें से पहला है लाल रक्त कणिका। इसका काम क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन की सहायता से श्वसन से संबंधित गैसों का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के सैनिक हैं। ये रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं तथा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और तीसरा है रक्त पट्टिकाएं। रक्त पट्टिकाएं रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? रक्तदान का महत्व एवं आवश्यकता स्पष्ट करो। इसका हमको महत्व भी बताना है और आवश्यकता भी बताना है। तो इसमें से उत्तर आएगा, रक्त को कभी भी कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक रक्त का कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है
प्रत्येक निरोगी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा हो तो उस व्यक्ति के शरीर के रक्त के आयतन में कमी हो जाती है। इससे उस व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। यह रक्तस्राव उस व्यक्ति के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। अतः दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, शल्य क्रिया के रोगियों, प्रसव पीड़ा से पीड़ित प्रसूता स्त्रियों के लिए रक्त आदान आवश्यक है। इससे इन व्यक्तियों के प्राण बचाए जा सकते हैं। कुछ रोग जैसे थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर इत्यादि रोगों में नियमित रक्त आदान की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार की कई परिस्थितियों में हमेशा रक्त की आवश्यकता होती है। अतः इन परिस्थितियों में रक्त आदान के लिए एकमात्र विकल्प रक्तदान आवश्यक होता है। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, अंतर स्पष्ट करो। उसमें से पहला है धमनियां और शिराएं। तो यहाँ पे देखिए धमनियां है। धमनियों में पहला आएगा, धमनियां हृदय से शरीर के ऊतकों तक रक्त का वहन करती हैं। शिराएं में पहला आएगा, शिराएं शरीर के ऊतकों से पुनः वापस रक्त का वहन हृदय तक करती हैं। धमनियां में दूसरा आएगा, धमनियां शरीर के भीतर गहराई में स्थित होती हैं। शिराएं में दूसरा आएगा, शिराएं प्रायः त्वचा के नीचे सतही तौर पर स्थित होती है। धमनियों में तीसरा आएगा, धमनियों की भित्ति मोटी होती है। यहाँ पे आएगा, शिराओं की भित्ति पतली होती है। धमनियों में आएगा, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट होते हैं। पांचवा है, धमनियों की मोटी मांसपेशीय स्तर होने के कारण रक्त प्रवाह रुकने पर धमनियां सामान्यतः खुली ही रहती हैं। शिरा पे पांचवा आएगा, शिरा के भीतर रक्त प्रवाह के रुकने पर शिराएं नष्ट हो सकती हैं। छठवा आएगा, फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियां ऑक्सीकृत रक्त का वहन करती हैं। और छठवा शिरा में आएगा, फुफ्फुसी शिरा के अतिरिक्त सभी शिराएं अनाक्सीकृत रक्त का वहन करती हैं। सातवां आएगा, धमनियां शिराओं की अपेक्षा अधिक मांसल होती हैं। धमनियों के अधिक मांसल होने से धमनियां अत्यधिक कुशलता पूर्वक ऊतकों तक रक्त का परिवहन तथा ऑक्सीजन का वहन करती हैं। और शिराएं में सातवां आएगा, शिराएं धमनियों की अपेक्षा कम मांसल होती हैं, परंतु शिराओं में कपाट होने से रक्त का प्रवाह प्रायः हृदय की ओर सीधी दिशा में होता है। धमनियों के आठवां में आएगा, धमनियों में अधिकतम रक्त दाब होता है। और शिरा के आठवें में आएगा, शिराओं में न्यूनतम रक्त दाब होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, बाह्य श्वसन तथा आंतरिक श्वसन। इसके उत्तर में आएगा, बाह्य श्वसन को और हम क्या बोलते हैं, बहिर्श्वसन बोलते हैं। और आंतरिक श्वसन को क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। तो इसमें से पहला आएगा, बाहर से शरीर के भीतर हवा लेने तथा शरीर के भीतर से बाहर हवा निकालने की प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। और आंतरिक श्वसन में पहला आएगा, कोशिकाओं तथा ऊतक द्रव के मध्य होने वाले गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन के दूसरे में आएगा, कोशिकाओं तथा बाह्य वातावरण के मध्य बाह्य श्वसन होता है। और आंतरिक श्वसन में आएगा, आंतरिक श्वसन केवल शरीर के कोशिकाओं में ही होता है। बाह्य श्वसन में तीसरा आएगा, बाह्य श्वसन में निश्वसन तथा उच्छ्वसन की प्रक्रिया का समावेश होता है। और इसमें तीसरा आएगा, आंतरिक श्वसन में रक्त की ऑक्सीजन ऊतक द्रव्य में विसरित होती है, जबकि ऊतकों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त में विसरित होती है। बाह्य श्वसन में चौथा आएगा, बाह्य श्वसन में श्वासोच्छ्वास तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। और आंतरिक श्वसन में चौथा आएगा, आंतरिक श्वसन में श्वासोच्छ्वास तथा गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। बाह्य श्वसन में पांचवा आएगा, बाह्य श्वसन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करती है। आंतरिक श्वसन में पांचवा आएगा, आंतरिक श्वसन में कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, रक्तदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में निरोगी होने के लिए कौन से मापदंड ध्यान में रखोगे। इसके उत्तर में आएगा, रक्तदाता स्वस्थ और निरोगी होना चाहिए, उसके रक्त में उचित मात्रा में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उसके रक्त में स्थित लाल रक्त कणिकाओं RBCs तथा श्वेत रक्त कणिकाओं WBCs की गणना भी सामान्य होनी चाहिए, उसके रक्त में किसी भी प्रकार के रोग का प्रसार करने वाले परपोषी नहीं होने चाहिए, उदाहरण मलेरिया के परपोषी अथवा डेंगू के विषाणु
रक्तदाता HIV पॉजिटिव अथवा किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। रक्तदाता को किसी भी प्रकार के नशे का आदी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए नशीली दवाओं का व्यसनी, शराब का सेवन करना अथवा शराब का व्यसनी इत्यादि, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया? कोष्ठक में दिए गए विकल्पों का उचित स्थान पर उपयोग करो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से देखो क्या क्या दिया गया। हीमोग्लोबिन है, क्षारीय है, श्वास पटल है, अस्थि मज्जा है, ऐच्छिक है, अनैच्छिक है और अम्लीय है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? रक्त की लाल कोशिकाओं में खाली जगह यह लव यौगिक होता है। इसके उत्तर में आएगा रक्त की लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन यह लव यौगिक होता है। दूसरा है खाली जगह यह उदर गुहा तथा वक्ष गुहा के मध्य होता है। इसके उत्तर में आएगा श्वास पटल। श्वास पटल यह उदर गुहा तथा वक्ष गुहा के मध्य होता है। तीसरे में दिया गया है हृदय की पेशियां खाली जगह होती हैं। इसके उत्तर में आएगा अनैच्छिक। हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती हैं। चौथे में दिया गया है ऑक्सीकृत रक्त का पीएच खाली जगह होता है। इसके उत्तर में आएगा क्षारीय। ऑक्सीकृत रक्त का पीएच क्षारीय होता है। पांचवें में है आरबीसी का निर्माण खाली जगह में होता है। इसके उत्तर में आएगा अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है? हम में अलग कौन पहचानूं। उसमें से यहाँ पे देखो अ में दिया गया है, पहले में दिया गया ए ओ के ए बी एंड बी। इसके उत्तर में आएगा के। अन्य सभी रक्त के घटक हैं। दूसरे में क्या दिया गया? रक्त द्रव्य, रक्त पट्टिका, रक्त आधान, रक्त कणिका। इसमें से अलग कौन है? रक्त आधान। अन्य सभी रक्त के घटक हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? श्वसन नलिका, वायुकोश, श्वास पटल, केशिका। इसमें अलग कौन है? केशिका। अन्य सभी श्वसन संस्थान के अंग हैं। संपूर्ण शरीर में केशिकाओं का संजाल फैला होता है। चौथे में क्या दिया गया है? न्यूट्रोफिल, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन। इसमें अलग क्या है? न्यूट्रोफिल अन्य सभी रक्त द्रव में स्थित प्रोटीन है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़ो और रोग विकार पहचानो। मतलब इसको पढ़ना है और इसमें से बताना है कि कौन सा रोग है। आज उसका बालक 1.5 साल का हो गया, परंतु वह निरोगी हंसमुख नहीं है। वो लगातार चिड़चिड़ करता है, दिनों दिन रोगी और कमजोर दिखाई देता है। उसे दम लगता है, उसकी श्वसन क्रिया तीव्र हो गई है, उसके नाखून नीलाभ दिखाई देने लगे। नीलाभ का मतलब नीला कलर का दिखाई देने लगा। इसके उत्तर में आएगा बच्चे का हृदय उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, उसका नीला नाखून ऑक्सीजन की कमी दर्शाता है, इससे बच्चा श्वसन के विकार से भी पीड़ित है, ऐसा परिलक्षित होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया है? तुम्हारे पड़ोस के चाचा के रक्तदाब के रोग का निदान डॉक्टर ने किया है। उनका रक्तदाब नियंत्रण में रहने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में आएगा उच्च रक्तदाब के कई कारण हो सकते हैं, सही कारण ढूंढने का प्रयास करो। क्या यह उच्च रक्तदाब व्यायाम की कमी, मोटापा, अधिक उपवास रखने से, जंक फूड का सेवन करने से, अधिक नमक का सेवन करने से अथवा मानसिक तनाव इत्यादि से उत्पन्न हुआ है? यह जानने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अच्छे उचित चिकित्सक के पास जाना चाहिए तथा चिकित्सक द्वारा निर्देशित उच्च रक्तदाब नियंत्रित करने की दवाएं लेनी चाहिए। उन्हें कभी भी प्रतिदिन दवा न लेने की चूक नहीं करनी चाहिए। उन्हें नमकीन तथा डिब्बा बंद संरक्षित खाना खाने से बचना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन योग तथा ध्यान करना चाहिए। उन्हें कुछ तनाव प्रबंधन की तकनीकों की भी मदद लेनी चाहिए। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 11 मानव शरीर और अंग संस्थान इस पाठ का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।